हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और जो एनसीईआरटी फाउंडेशन है टेस्ट सीरीज। और यहाँ पे आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है जो 80 क्वेश्चन रहेंगे, और क्लास 12 का ऑल चैप्टर है, पार्ट 1 और पार्ट 3 तक है, तीनों हो जाएगा। और करेंट अफेयर जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो 19 फरवरी से 25 फरवरी तक रहेगा। जो बिहार का जो एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें से रहेगा फ्रेंड, जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। 1 जनवरी से अप्रैल तक आपको पूरा मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। क्योंकि अब बिहार का जो पीसीएस एग्जाम हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें अब ऑनलाइनर नहीं पूछता है फ्रेंड, डिटेल्स में पूछता है। तो एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, तो कंप्लीट वीडियो में डाल रखी हूँ, तो जाके फिर देख लीजिएगा। और एडिटोरिया का ही फ्रेंड्स जुनून टेस्ट सीरीज भी आ रहा है, जो ऑथेंटिक बुक का है, जैसे कि स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत आदि बुक का संकलन है, तो वहाँ पर जाकर के देख लेंगे। 1 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और ये जो आधार टेस्ट सीरीज, ये आधार टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, तो आधार टेस्ट सीरीज में 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस का हो चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें टोटल 17 टेस्ट थे। और ये चौथा ज्योग्राफी का है फ्रेंड्स, और लास्ट में एक इकोनॉमिक्स का और बचा है, तो टोटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा बुक, ठीक है। और इसमें 17 वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक लास्ट वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स का, जो एक ही वीडियो है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी चल रहा है, और उसमें एक और टेस्ट है 90 डेज प्लानर करके, तो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो और करंट अफेयर बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू बुक आता है फ्रेंड्स, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, तो वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे असत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। पहले तो यही देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो इसमें असत कथन पूछ रहा है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 383 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और 1951 और 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व 260 प्रति व्यक्ति किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, तो दोनों असत्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, ना कि 383 है, तो ये गलत हो गया, 382 है, ठीक है, 382। और उसके बाद क्या है, 260 तो नहीं फ्रेंड्स। 1951 से में जनसंख्या घनत्व 117 थी, ठीक है। और जो भी 2011 में 382 प्रति व्यक्ति हो गया है, तो विगत 50 वर्षों में 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो कितना है फ्रेंड्स, 260 नहीं है फ्रेंड्स, 200 है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए दोनों क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर ध्यान देना है और सत कथन को चुनना है, तो इसका सभी देख लेते हैं। तो कायिकी घनत्व, ठीक है। और दूसरा है कायिकी घनत्व कुल जनसंख्या बटा क्या होता है, तो निवल कृषि क्षेत्र। और दूसरा है कृषि घनत्व क्या होता है, तो कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। और तीसरा है कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार सदस्य शामिल होते हैं। तो सत कथन पूछना है, तो तीनों सत्य है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.44% है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.64 है, ठीक है, 1.64 है प्रतिशत है। विगत 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के कारण हुई है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ते रहते हैं। भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर पर के कारण होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रवास भी दर होना चाहिए था। तो दोनों कथन असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पूछ रहा था तो दोनों असत्य, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या के वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रवस्था जो 1901 से 1921 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो इस प्रवस्था को स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, तो ये सही है। 1901 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि के दर्ज की गई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और जन्म दर उच्च जबकि मृत्यु दर निम्न थी, तो ये भी गलत है। तो 4 का आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रावस्था जो 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि के विरुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च थे और वृद्धि दर निम्न बनी रही थी, तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो 5 का है, देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कौन असत्य है। तो 1951 से 81 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और 1951 टू 1981 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 3.3% तक की ऊंची थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये 2.2% की 2.2% की उच्च दर था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3.3 नहीं था, 2.2 था, तो इसलिए गलत हो गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, सत्य क्वेश्चन पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जिसमें दूसरा गलत था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 से आरंभ की गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 से स्टार्ट की गई है। कब? तो 2014 से स्टार्ट की, तो पहला गलत हो गया। और राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष का, ना कि 35 वर्ष है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया था। 15 से 29 वर्ष की आयु के समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है, ना कि 35, तो ये गलत हो गया था। तो इसमें दोनों कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें फ्रेंड्स अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ फ्रेंड्स। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो निम्न कथन नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने सत्य कथन हैं, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कितने हैं। तो केवल एक है। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषा और लगभग 544 बोलियाँ बोली जाती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। और दूसरा है अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली तथा कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो ये भी गलत है। देख लेते हैं इसका रिस्ट्रिक्शन कि भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। गियर्सन के अनुसार भारत का भाषा सर्वेक्षण 1903 से 1928 में देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती थी, तो पहला तो सही है और ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है और इसमें भाषाएं और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोली जाने वाले प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी है, न कि संथाली और कोंकणी है, तो ये दोनों गलत हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर का मिलान करना है और परिवार और शाखा वर्ग है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें पूछ रहा है गलत का मिलान चुने, तो गलत कौन कौन सी है। तो आस्ट्रिक कौन बोलता है, तो निषाद मुंडा जाति बोलते हैं, तो ये सही है। और गलत कौन से हैं, तो भारतीय यूरोपीय, मान खमेर और चीनी तिब्बती दरदरी, तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, जिसमें गलत मिलान करना है, तो 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिलान पर विचार करना है। यहाँ शाखा वर्ग है, यहाँ वाक्य क्षेत्र है,
तो यहाँ पे सही मिलान को चुनना है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो बुक कहाँ से लिया गया, तो एनसीईआरटी बेस से, और क्लास 12 का पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10 से जाकर देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही मिलान पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। तो सही मिलान कौन कौन सी है, तो मान खमेर कहाँ है, तो मान खमेर मेघालय में, तो ये सही है। और उत्तरी असम में अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करना है। और ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के शहरी क्षेत्र में विस्तारित है और बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। तो ये सत्य कथन पूछना था, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। जो बी आंसर सही है, 2 है, बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। और जबकि ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्र में विस्तारित है, ना कि शहरी में है, तो वो पहला गलत हो गया था। और अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है, तो सिख है तुम्हारे दिल्ली में। और भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैसे जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्र में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध का अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो इसमें असत कथन कौन सी है, और जो सत कथन है वो हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। तो ये सही था। और गलत क्या था, तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो ये गलत है। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ना कि 2 वर्गों में। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे 3 वर्ग होना चाहिए था। और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन का काम करते हैं। तो वो हो गया। तो यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कम होना चाहिए था, इसलिए 1 और 3 गलत हो गया। और असत्य पूछ रहा था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न विशेषताओं किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है। तो इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहान और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियारे कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश में देखने को मिलती है। तो किसके बारे में है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुच्छित बस्तियों के बारे में सब सारे कुछ बताया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बस्तियों के प्रकार हैं और राज क्षेत्र हैं, ठीक है। और सही सुमिलित युग्म को चुनना है कि कौन कौन सही सुमिलित है। तो अर्धगुच्छित बस्ती गुजरात के मैदान में सही है। गुच्छित बस्ती, तो गुच्छित बस्ती नागालैंड में, तो ये भी सही है। परिलक्षित बस्ती बुंदेलखंड में, तो ये गलत है। और पल्ली बस्ती छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटी में, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सी। 1, 2 और 4 सही है। और परिचित बस्ती कहाँ है, तो परिचित बस्ती मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाए जाते हैं, इसलिए वो परिचित बुंदेलखंड प्रदेश में नहीं था, इसलिए वो गलत हो गया था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो सत कथन में देख लेते हैं। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती है उसे पुरातन पड़ती भूमि कहा जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। तो ये क्या किया है, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। इसमें वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, तो वर्तमान प्रतिभूमि कृषि या वह भूमि जो वह भूमि जो एक कृषि या वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, तो इसमें पूछा था सत्य, तो दूसरा तो सत्य है और पहला गलत है। पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं, तो पुरातन प्रतिभूमि यह
यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम तक कृषि रहित होती है। यहाँ पे लिखा था 5 वर्ष से अधिक समय तक, तो इसीलिए पुरातन प्रतिभूमि ये गलत हो गया था। आंसर हो जाएगा बी, जो दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन सत्य कथन को चुनना है। और चारा फसलें जायद फसल के उदाहरण है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य बोई एवं काटी जाती है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और इसमें खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? खरीफ फसल में जून से सितंबर होते हैं फ्रेंड्स। और खरीफ फसल में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर होते हैं। और दक्षिण राज्य में क्या होता है? तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली होते हैं। ठीक है। और रबी फसल अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है फ्रेंड्स। और रबी फसल में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आते हैं। और दक्षिण राज्य में क्या होते हैं? तो इसमें तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली होते हैं। और जायद फसल अप्रैल से जून तक होते हैं, जिसमें वनस्पति, सब्जियां, फल और चारा फल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सही है। तो कितने कथन सही है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। कपास एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। तो कपास एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अमेरिका कपास को देश के दक्षिण पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। तो इसके देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो अमेरिका कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भारी भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश के विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। यद्यपि 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है। और भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। तो भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है, तो ये सही था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो कितने सही हैं? तो केवल एक ही सही है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें एक ही सही है फ्रेंड्स, इसमें ये तीसरा सही है। यहाँ पे पूछा था कि अमेरिकन कपास देश के दक्षिण पश्चिम भाग में होता है, तो दक्षिण पश्चिम में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये उत्तर पश्चिम में होता है। ठीक है। तो इसलिए वो भी गलत हो गया था। ये दूसरा है, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो 17 का क्या होगा? तो चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, तो ये सही है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु भागों में बोया जाता है, तो ये भी सही है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो 18 का सत्य कथन कौन सी होगी? तो कृषि जलवायु नियोजन 1952 में प्रारंभ हुआ था। तो 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया था। योजना आयोग ने वर्ष 1988 में कृषि विकास प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया था। तो कृषि जलवायु नियोजन 1952 में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये 1988 में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। और कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह सत्य कथन ही चुन रहा था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुन रहा है फ्रेंड्स। असत्य कथन कौन सी है? तो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो ये सही है। और मैग्नीज मुख्य रूप से कुड़प्पा क्रम से संबंधित है। तो मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रित विनिर्माण में किया जाता है, तो पहला सही था। मैग्नी निक्षेपण लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम में संबंधित है, न कि कुपवाड़ा क्रम में, तो ये गलत हो गया था। असत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
किरुबुरु सुलाइपत एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे है, किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लौह अयस्क के हेतु। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार करना है और संबंधित क्षेत्र और खनिज है। तो इसके उपयुक्त में से युग्म में से सही सुमेलित खोजना है। तो सही सुमेलित कौन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें रत्नागिरी लौह अयस्क खदान है, खाने हैं, और शिवमोगा मैग्नीज के लिए और चंद्रपुर लौह अयस्क के लिए है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। गुआ, तो गुआ लौह अयस्क की खदान है, न कि मैग्नीज के लिए, इसीलिए पहला गलत हो गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो कौन कौन असत्य कथन होंगे फ्रेंड्स? तो बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेप में पाया जाता है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम में निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है, न कि क्वाटरनरी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया था। बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से संबंधित है और बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से संबंधित है, और ये लेटराइट संबंध से है। तो फ्रेंड्स तो ये तो सही है। और कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह विस्तृत रूप में प्रायद्वीपीय भारत में पठारी क्षेत्र में अथवा पर्वत श्रेणियों में है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि कर्नाटक। तो ये भी गलत हो गया था। तो 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असत्य ही पूछ रहा था। आंसर सी है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार करना है, संबंधित क्षेत्र और खनिज के बारे में है, और क्या गलत युग्म को चुनना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो अलवर हो गया। इसका आंसर क्या होगा 23 का? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 गलत है। जिसमें अलवर कहाँ है फ्रेंड्स? तो अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। तो गलत है फ्रेंड्स, अलवर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुर बॉक्साइट के लिए, तो ये सही है। बिलासपुर तांबा के लिए है फ्रेंड्स, तांबा के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये बॉक्साइट के लिए, तो ये भी गलत है। और उदयपुर तांबा के लिए, तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है, और गलत ही पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो कितने कथन सत्य है इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कितने पूछ रहा था, कितने सही है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% पीट प्रकार का है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, पीट नहीं है, बिटुमिनस है। तो वो पहला गलत हो गया था। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कृष्ण नदी में घाटी में है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये दामोदर नदी घाटी में जो झारखंड में है। तो ये भी गलत हो गया था। और टर्सरी कोयला दरानगिरी लैंग्रीन में भी निष्कर्षित किया जाता है। तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कितने सत्य है? तो केवल 1 सत्य, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो असत कथन देख लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और मुंबई हाई में उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका दोनों गलत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा था मुंबई हाई में उत्पादन 1973 से प्रारंभ हुआ तो गलत है फ्रेंड्स। 1973 में खोजा गया था, लेकिन उत्पादन 1976 से हुआ था। ठीक है, 1976 से हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, दोनों असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार करना है और संबंधित क्षेत्र और खनिज खाने हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कूट का प्रयोग करना और सही उत्तर देना है। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं क्या है। 26 का आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, मुरान तेल क्षेत्र का है। तो ये सही है। और जंजी किसके लिए है फ्रेंड्स? तो जंजी तेल क्षेत्र के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये कोयला खाने के लिए है। और कलोल तेल क्षेत्र के लिए है, ना कि कोयला खाने के लिए। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए आंसर ये दोनों गलत हो गया। और मुरान तेल क्षेत्र का, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो अच्छा देख लेते हैं फ्रेंड्स। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1954 में की गई है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी फ्रेंड्स, 1948
1948 में की गई थी, ना कि 1954 में, तो पहला गलत है। और उड़ीसा के महानदी डेल्टा में मोनोजाइट का निक्षेप पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा था, तो केवल एक असत्य, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है बूडिल और टुंडेन सहायक नदियां हैं। किसकी है सहायक नदियां फ्रेंड्स? तो रावी नदी की, आंसर हो जाएगा सी। नदियों के बारे में मैंने जो घटना चक्र का जो आता है ना फ्रेंड्स, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों हो गया है। तो भारत का भूगोल में नदियां भी करा रखी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख लेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाए इसका सी। निम्न कथनों पर विचार करना है, 29 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा सत कथन को चुनना है। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक एहर लीची द्वारा लिखी गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की गई थी, तो ये सही है। और सत्कथन को चुनना था, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और द लिटिम टू ग्रोथ पुस्तक एलिचर द्वारा लिखी गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। एलिचर की पुस्तक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम है। और 1972 में मेडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिटिल टू ग्रोथ है। तो लिटिल टू ग्रोथ किसने लिखा था? तो मेडोस ने लिखा था, तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नागपुर योजना का संबंध है, किससे है संबंध फ्रेंड्स? तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा सड़क परिवहन से, तो आंसर बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। कौन असत्य कथन है? तो इसका देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है एशिया की पहली देशव्यापी देशपायरीय पाइपलाइन का निर्माण HPCL द्वारा किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। HPCL नहीं किया है, तो ये किया है IOL ने किया है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई है, तो ये सही है। गेल द्वारा निर्मित पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? असत्य पूछ रहा था, तो केवल एक गलत है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, तो ये सही है। और पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है, तो 33 का होगा। मार्मा गोवा पतन मांडवी नदमुख के मुहाने पे अवस्थित है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स। और मार्मा गोवा पतन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो बिल्कुल सही है। तो जुआरी नदमुख के मुहाने पे अवस्थित मार्मा गोवा पतन गोवा का प्राकृतिक क्या है? बंदरगाह है। तो नदरमुख कौन? मांडवी नहीं है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? तो जुआरी है, तो पहला गलत हो गया था। और इसमें सत्य पूछ रहा, तो केवल बी सत्य है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 34 का है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। और सत्य कथन कौन सी है? तो विशाखापट्टनम एक भू आवृत पतन है, तो ये सही है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, प्राकृतिक पतन नहीं है। और चेन्नई पतन का पोतराशय सबसे गहरा है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए। क्योंकि एक इसमें सत्य पूछ रहा था, तो एक सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 का कि निम्नलिखित मिलान पर विचार करना है। रेल मंडल है और मुख्यालय है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है फ्रेंड्स, और सही मिलान को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद में है, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर में है और साउथ ईस्टर्न कोलकाता में है, तो आंसर सी हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल कहाँ है फ्रेंड्स? तो नॉर्थ सेंट्रल जयपुर में है, न कि दिल्ली में। और साउथ वेस्टर्न कहाँ है? तो साउथ वेस्टर्न कोलकाता में है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये गलत हो गया। तो इसमें सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतमाला योजना के तहत शामिल है, तो कौन कौन से शामिल है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े इलाके धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना, तो ये सही है। तटवर्ती भागों से लगी हुई राज्यों की सड़क का विकास, तो ये भी सही है। सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाह को जोड़ना, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है 37 का। तो अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल वर्तमान में अवस्थित पर्वतमाला में अवस्थित है, तो ये सही है फ्रेंड्स।
और अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ता है, तो ये गलत है। अटल टनल मनाली को लेह से नहीं जोड़ता है फ्रेंड्स। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क द्वारा बनाई गई है। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो 67 में भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो 9.02 है। और यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ना कि मनाली को लेह से लाहौल स्पीति से जोड़ती है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। अटल टनल नहाई द्वारा बनाई गई, तो बिल्कुल गलत है। अटल सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, तो ये भी गलत हो गया था। तो इसमें पूछ रहा 37 का क्या असत कथन पूछ रहा था, तो 2-3 असत थे, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 40% है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कितने हैं, तो ये राष्ट्रीय महामार्गों के कितने हैं फ्रेंड्स, तो ये 40% का भाग वहन करता है। इसका देख लेंगे। और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रचलन 1995 में हुआ था, तो इसमें सत कथन 38 का क्या पूछ रहा था, तो 38 का इसमें सत कथन पूछ रहा था। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला गलत इसलिए हुआ था कि राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 40% है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये सिर्फ केवल 2% का है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़की यातायात के 40% भाग का वहन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला गलत हो गया था, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 39 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत कथन को चुनना है। तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आज आरंभ किया गया था, तो ये सही है। और जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण एवं प्रबंधन करते हैं, और इसका जो उद्देश्य था वो था कि जिसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ठीक है, खेत के लिए नहीं थी, तो ये दूसरा गलत हो गया। आंसर हो गया बी, क्योंकि असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। और तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम अलवर राजस्थान में जल संग्रहण का प्रयास करना है, तो ये गलत है। हरियाली आंध्र प्रदेश द्वारा प्रदत्त जल संभर विकास परियोजना है, तो ये भी गलत है। आंसर हो गया इसका डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और अधिनियम है, यहाँ पे वर्ष है और सही मिलान चुनना है 40 का और 41 का। तो सही मिलान देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सी है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में है, तो ये सही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, तो ये भी सही है। और जल उपकरण अधिनियम 1977, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो कॉफी एक उपोष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, तो ये असत्य कथन, ये गलत है फ्रेंड्स। कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, ना कि उपोष्ण है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया था। नेक्स्ट है भारत अधिकतर उत्तम किस्म की रोबस्ता कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो ये कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, जिसमें अरेबिक, रोबस्ता व अरेबिकिया है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिकिया कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ना कि रोबस्ता का, तो ये भी गलत हो गया था। और कॉफ़ी उत्पादन में भारत 8वां राज्य है, तो ये 8वां स्थान है, तो बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा इसका। असत्य पूछ रहा था, तो 1-2 गलत है, इसके आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना। इसमें सारे कुछ ऐसे ही पूछा है फ्रेंड्स, असत्य कथन या सत्य कथन ऐसे करके ही पूछा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना। असत्य कथन क्या है, तो चना को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गलत है। और तोरिया व सरसों उष्णकटिबंधीय फसल के रूप के उदाहरण है, तो ये भी गलत है। ठीक है,
तो ये अरहर तूर को बोला जाता है। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। तो चना को नहीं, पिजन पी अरहर को बोला जाता है फ्रेंड्स। और तोरिया, तो तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं। राई, सरसों, तोरिया व तारमीरा आदि यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। तो ये दोनों गलत हो गया था, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम का विकास किन राज्य में किया जा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड में, आंसर सी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी राज्य, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। तो आंसर होगा 45 का सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्कथन को चुनना है। तो हरिके बैराज रावी और सतलुज नदी के संगम पे बनाया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो ये गलत है फ्रेंड्स कि हरिके बैराज ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पे बनाया गया है, न कि सतलुज और रावी। तो ये पहला गलत हो गया था। और इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 20 में सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है 47 का कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा कि कितने कथन सत्य हैं। तो सेलम, मोदी नगर औद्योगिक नगर के उदाहरण है। तो ये सही है। धुलिया, कोझिकोड परिवहन नगर के उदाहरण है। तो ये भी सही है। और सहारनपुर, सतना वाणिज्य नगर के उदाहरण है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्कथन को चुनना है। तो पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूलन परिस्थिति विद्यमान है। तो ये सही है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असम्य स्रोत है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 48 का। 49 का क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका यहाँ पे पूछ रहा असत कथन को पूछ रहा है। तो पूनामादा कायाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है। पूनामादा कायाल के मुहाने पे कोचीन पत्तन अवस्थित है। ये भी सही है, गलत है। और कोची पत्तन एक कृत्रिम पत्तन है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसमें आंसर हो जाएगा डी। वेनबाद नगर कायाल वेवानंद कायाल जिसमें अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो न कि पूनामद को। तो वेवानंद कायाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। कि मुहाने पे स्थित कोचीन पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है 50 का कि असत कथन को चुनना है। तो उत्तरी भारत के राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व का उच्चतर है। तो ये सही है। अंडमान निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। केरल तथा तमिलनाडु में माध्यम जन घनत्व पाया जाता है। तो जन घनत्व केरल और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर पूछना है तो गलत ही पूछ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 गलत है। नेक्स्ट है 51 का निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। और इसमें पूछ रहा है कि क्या है। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सही है। रूर नदी पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है। तो ये गलत है। और डसलोकडार रूर नदी पर स्थित पतन है। तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 गलत है। आंसर हो जाएगा इसका बी। फ्रेंड्स जो विश्व का नदियाँ है ना, वो भी मैं घटना चक्र अपलोड करती हूँ। घटना चक्र का जो विश्व की नदियाँ में अपलोड हो चुकी है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे यहाँ जाके देख लीजिएगा। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडैम में अपने मुहाने पर किले से लेकर स्विट्जरलैंड बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई पर नौकायान योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलेजन तक पहुंच सकती है। रूर नदी पूरब से आकर राइन में मिलती है, ना कि पश्चिम से। तो इसलिए गलत हो गया था। और यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा पूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोक राइन नदी पर स्थित पतन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 3 गलत था।
नेक्स्ट है पतन और महादेश। ये चीज़ भी हमारे जो प्लेलिस्ट में मिल जाइएगा ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वर्ल्ड का ज्योग्राफी में ये डाला हुआ है, तो ये अपन ध्यान रखिएगा। तो वेटल हर्बल दक्षिण अमेरिका में है, तो ये गलत है, ये उत्तरी अमेरिका में है। नॉर्थ केप उत्तरी अमेरिका में है, तो नॉर्थ केप यूरोप में है, तो ये भी गलत है। और हर्बर्स तो कहाँ है, तो हर्बर्स यूरोप में है, तो ये सही है। बेल परासियो अफ्रीका में है, तो बेल परासियो दक्षिण अमेरिका में है, तो ये गलत है। और न्यू अर्लिसन कहाँ है, तो ये यूरोप में, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या पूछो, तो गलत मिलान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, 4 और 5 सब गलत है, जिसमें सिर्फ 3 सही है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपयुक्त मानव एवं प्राकृतिक अन्वय क्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संभववाद। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है सूची 2 से। और मानव भूगोल क्षेत्र और उप क्षेत्र है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या इसका सही होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। सामाजिक भूगोल अवकाश का भूगोल है, तो इसका आंसर ये होगा। राजनीतिक भूगोल किसके लिए है, तो सैन्य भूगोल है, तो इसका ए हो गया। आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल विपणन भूगोल है, तो ये सही है 2। और जनसंख्या भूगोल जननांकी है, तो ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन सत्य हैं। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व के लगभग 50% जनसंख्या निवास करते हैं। तो कहाँ विश्व की 10 वास्तविक आबादी देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या आबादी निवास करते हैं, तो पहला गलत हो गया था। विश्व में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है, तो चौथा यस वो तो सही है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ये। और विश्व में छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है, तो छठा नहीं है फ्रेंड्स, तो 5वां है, तो इसलिए वो गलत हो गया। और इसमें पूछ रहा था कि कितने कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है, तो इसका देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की असीमित क्षमता होती है और जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या के घनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। असत कथन पूछ रहा है, तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोग को पोषण और पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व होता है। यह सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कूट प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो क्या है, तो भूमि आकृति, जलवायु, नगरीकरण, खनिज और सामाजिक एवं राजनीतिक शांति, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है। नेक्स्ट है 58 का निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो अशुद्ध, इसमें सत्य ही पूछ रहे थे फ्रेंड्स, तो सत्य ही देख लेते हैं क्या है। तो वर्षा वनों में आदिवासियों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था है, तो ये सही है। और अशोषित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 100 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है जनसंख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या है, तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। कितने सत्य कथन है, 58 का तो केवल एक सत्य कथन है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सत्य है, वही देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन ही पूछ रहे हैं कितना सत्य है, तो केवल एक सत्य है फ्रेंड्स, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका
केवल एक सही है, तो एक आंसर हो जाएगा ए, और बाकी दोनों गलत था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन नहीं है पूछ रहा, मतलब असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य कथन कौन सी होगी, तो पहले देखते हैं प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं, सही है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहते हैं, तो ये भी सही है। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जैसे कारक शामिल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है आप प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महासागरीय तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारणों उद्गम स्थान को कम आकर्षित करता है, तो ये देख लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जननांकीय चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन सिर्फ अंतिम अवस्था में प्रजनशीलता एवं मर्त्यकता दोनों अधिक घट जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या पूछ रहा है, तो सत्य कथन पूछ रहा है 62 का। तो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है, तो ये गलत है। और आर्थिक विकास गुणात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष होता है, तो ये भी गलत है। और विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है, और मुस्तफिर इसका अर्थ होता है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होता है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो दोनों गलत था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन पूछ रहा है, तो जो सत्य है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, तो ये सही है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या सत्य पूछ रहा था, तो केवल दो और तीन सत्य है। और ये डॉक्टर महबूब उल हक 1992 में ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये 90 में किया था, 1990 में, ठीक है, तो इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन कौन सी होंगे 64 का। तो मानव विकास की संकल्पना समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण पर आश्रित है, तो ये सही है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में स्कोर पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, तो ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक में संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति के संदर्भ में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाए इसका डी, सभी सही है। नेक्स्ट है मानव विकास के उपागमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसका क्या है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है सत्य कथन पूछ रहा है। तो आय उपागमन मानव विकास के सबसे नए उपागमन में से एक है, तो ये गलत है। आय उपागमन यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमन है, न कि नए, तो ये गलत हो गया। आधारभूत आवश्यकता उपागमन को मूल रूप से विश्व बैंक ने प्रस्तावित किया है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागमन मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO करता है, ना कि विश्व बैंक करता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ILO होना चाहिए था, तो दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है, तो ये सही है। और केवल भूटान विश्व का ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है और सत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन क्या है, तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है, तो ये सही है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा
एवं आर्कटिक और ऊपरी उत्तरी ध्रुव के द्वीप क्षेत्रों में रेडियार पाला जाता है, तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा 67 का ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है 68 का क्या होगा फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो 68 का देख लेते हैं क्या सत्य है। तो इसमें केवल एक सत्य है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें केवल एक सत्य है फ्रेंड्स, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पश्चिमी तट से पथ से आरंभ होकर पूर्वी तट तक सिडनी तक जाती है, मिलाती है, तो ये सही है। ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन पेरिस से लंदन को जोड़ती है, तो गलत है फ्रेंड्स। ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन या पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ती है, ठीक है, तो वो गलत हो गया था। और पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या है, तो पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा की सबसे लंबी रेल मार्ग है और ये पूर्वी में हैलिफैक्स से आरंभ होकर के और यहाँ पश्चिम में प्रशांत महासागर तक स्थित वैंकूवर में जाती है। तो यहाँ पे क्या पश्चिम और पूरब में एक्सचेंज कर दिया था, बाकी इसमें सारा सही था। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला सही है और सही पूछ रहा था, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 5 सत्य है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये सही है। और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बगाने लगाए थे, तो ये सही है। तो कौन सा सही हो गया, तो 1 और 5 सही है, बाकी सब गलत है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है क्या है, तो क्या क्या सही है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल एक कथन सही है फ्रेंड्स, जिसमें भूमध्य सागरीय खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा का उत्पादन होता है। ग्रीष्म ऋतु में जब यूरोपीय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तो इस क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था और उपयुक्त में से कथन देखना है, तो केवल एक कथन सही है फ्रेंड्स, ये वाली सही है, खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो एक कथन, बाकी ये दोनों गलत है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन को ना चुन करके मैं सत्य कथन को चुन रही हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें असत्य कथन है लैटिन शब्द में सैलरियम का अर्थ मासिक भुगतान होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है ये। लैटिन शब्द लैटिन शब्द में सैरेलियम से बना हुआ, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान होता है, ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। और GATT का गठन गैट का गठन 1948 में हुआ है, तो ये सही है फ्रेंड्स, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का हो गया है 1948 में, तो ये सही है फ्रेंड्स। और जनवरी 1985 में गैट GATT को विश्व व्यापार संगठन के रूप में रूपांतरित किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसको 1994 में किया गया था, न कि 1985 में, तो ये गलत हो गया। और गलत कौन सा था, 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करने और सत्य कथन को चुनना है। तो 72 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो 1 और 3 सत्य कथन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसपे सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली है और सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलख खोज नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, दूसरा गलत है। नेक्स्ट इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगी फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके देख लेंगे। डुलूथ और फुकानो पतन अवस्थित है, तो कहाँ पे है फ्रेंड्स 73 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहदर झील सेंट लॉरेंस समुद्र मार्ग पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्कथन को चुनना है। तो 74 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। सत्कथन, तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करता है। तो कुटीर उद्योग में क्या होता है, तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन को उपयोग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। और छोटे पैमाने के उद्योग को तकनीकी और निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग के समान करते हैं। तो ये दोनों एक्सचेंज किया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पनामा में क्या है, तो यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो पनामा नहर और इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या होगा, दोनों गलत है फ्रेंड्स। यह पनामा नहर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये एक्सचेंज किया था, तो ये गलत हुआ। और इसका निर्माण पनामा जलडमरू के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, न कि ब्रिटेन द्वारा किया गया है। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करने और असत्य कथन को चुनना है। और असत्य कथन कौन सी है फ्रेंड्स, तो आंथ्रोपोपतन को फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और अदन, होनोलू एवं तथा सिंगापुर मार्ग पतन के उदाहरण है, तो ये भी गलत है। वेनेजुएला में स्थित खीरा तैल पतन का उदाहरण है, तो ये सही है। और इसमें असत्य पूछ रहा था, तो 1 और 2। 76 का असत्य कथन पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो 1 और 2 असत्य है, तीसरा सही है। अदन, होनोलू तथा सिंगापुर मार्ग पतन के उदाहरण है, तो ये सही है, जबकि 1 और 2 गलत है। तैल पतन क्या होता है, तैल पतन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो तैल पतन ये पतन तेल के प्रमाणन और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनसे कुछ ट्रैक पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन भी होता है। और वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनिशिया में एक खीरा, तो ये वेनेजुएला में नहीं है, ट्यूनिशिया में था फ्रेंड्स, इसलिए गलत हो गया था। और आंथ्रोपोपतन ये वो एकत्र पतन होते हैं जहाँ विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तु लाई जाती हैं। ठीक है। और सिंगापुर एशिया के लिए एक आंथ्रोपतन है। रोटरडम यूरोप के लिए, एक कोपनहेग बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंथ्रोपतन है। तो ये दोनों गलत हो गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप में निम्न में से कौन सा मिलित नहीं है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, अनुसंधान एवं विकास। नेक्स्ट है निम्न में असत्य कथन की पहचान करना है। और इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिग इंच रेलवे लाइन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो ये गलत है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद आई थी। ठीक है। 1825 में उत्तर इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और डार्लिंग स्थानों में मध्य में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद रेलमार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ये गलत है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। और ब्रीदर ट्रंक मार्ग कहा जाता है तो किसे, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है मिलान करें देश और दास व्यापार समाप्ति वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का बी, जिसमें डेनमार्क 1792 में और ब्रिटेन 1807 में, मतलब 1807 में, और संयुक्त राज्य अमेरिका 1808 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। और भारत में कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1843 में हुआ था, 1843 में हुआ था एलन ब्रो के टाइम में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। और फ्रेंड्स ये अब हमारा करंट अफेयर रहेगा, तो करंट अफेयर देख लेते हैं।
पपुआ न्यू गिनी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये कौन सा सही है। तो 81 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है और आंसर हो जाएगा बी। यह एक संवैधानिक राजतंत्र और राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, तो ये सही है। और इंडोनेशिया इसके पश्चिम हिस्से में स्थित है, तो ये भी सही है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 सही है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इस पहल का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कर रहा है और डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना, देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। तो आंसर 2 और 3 है सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो केवल 2 सही कथन है। राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी वहन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लिखा ये उपयुक्त देशों में कितने नॉर्डिक देश हैं। तो नॉर्डिक देश कौन कौन है फ्रेंड्स, तो केवल एक है जिसमें नॉर्डिक देश किसे बोलते हैं, तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड नॉर्डिक देश है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है, तो डेनमार्क है नॉर्डिक देश, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो यह देश का सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज है, तो ये सही है। यह अरब सागर पर है, तो ये भी सही है। इस पुल को सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। यह मांडवी को पोरबंदर से जोड़ता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाए। 1 और 3 4 सही है। और यह बेट द्वारका द्वीप को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कितने सही हैं। तो इसमें केवल 3 सही है फ्रेंड्स। संत रविदास जयंती हर साल माघ माह के पूर्णिमा के दिन माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो संत रविदास वह 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि थे और उन्होंने रविदासिया धर्म स्थापना की थी। वह एक श्वेत कवि और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। उनका जन्म अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुदाय से संबंधित थे जो होने के बावजूद जिनका प्रारंभिक व्यवसाय चमड़े के काम में था, रविदास ने अपना ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में स्थानांतरित कर दिया और अपना अधिकांश समय गंगा के तट पे बसाए हैं, ठीक है। तो इसमें 3 में से केवल 3 सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड एक वैश्विक मिशन वित्त पहल है जो विकासशील देशों के मध्यम आकार की जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक आधारित समाधानों में निवेश करती है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एक उपराष्ट्रीय इकाई संभवतः SNCRGF से वित्त पोषण के लिए आवेदन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अक्षय ऊर्जा परियोजना को लागू करने में। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रीन जोन बायोस्फीयर वारफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, यह लक्षित राष्ट्र से पूर्ण पैमाने पर सैन्य प्रक्रिया को भड़काए बिना किसी क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से कार्रवाई और अभियानों को संदर्भित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है 89 का
निम्नलिखित कथनों पर विचार गिनी कृमि रोग के कारक हैं, तो किसके कारक हैं फ्रेंड्स, तो परजीवी का आंसर हो जाएगा सी। 90 का है, 90 में देख लेते हैं, इसमें सही कथन को चुनना है, तो केवल एक कथन सही है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणोदक प्रणाली है, तो ये सही है, आंसर हो गया एक। और नेक्स्ट है क्यू हाइडल परियोजना निम्नलिखित पर विकसित किया गया है, तो ये चिनाब नदी पे। फ्रेंड्स मैं इसलिए इसको डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये क्योंकि ना मेरे प्लेलिस्ट में आपको एडिटोरिया करेंट कॉन्सेप्ट में ये सारे कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल्स के रूप में, और वो 1-1 घंटे का वीडियो है, तो आप जा करके देख लेंगे, उसमें सारे अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है। इसलिए इसको मैं शॉर्ट में आंसर ही से बता दे रही हूँ क्योंकि उसमें तो डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने सही हैं, तो इसमें कोई सही नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें तीनों गलत है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, तो राष्ट्रीय उद्यम विकास परियोजना का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यापार उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, और ये मौजूदा व्यवसाय में विलय और अधिग्रहण की सुविधा भी देता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये सारे तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसका है रैंकिंग 85, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है निवेश शिक्षक और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, तो DBS बैंक, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है, तो माल्टा बना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है, तो ये नेपाल में, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो विशाखापत्तनम में, आंसर बी। नेक्स्ट है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो कोलंबो में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना किसके लिए शुरुआत की गई है, तो आंसर 99 का आंसर हो जाएगा डी। उच्च शिक्षा में पहुंच इक्विलिटी और उत्कर्षता बढ़ाने के लिए हेतु। नेक्स्ट है गोदावर्मन थिरुमुल्लपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिस जिले हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से संबंध है, किसे संबंधित है, तो वनों संरक्षण से, आंसर ए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं इनको सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही होगी क्योंकि मैं अभी सुबह के 3 बजे में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये थोड़ी सी आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।